अच्छा सर, जो हम पुलिसिंग मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं लाइक सिंघम एंड देयर लॉट्स ऑफ मूवीज़। सर एक्चुअल पुलिसिंग भी वैसी ही होती है क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसी नहीं होती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ गरीब कमज़ोर को इतना बड़ा हथियार मिला है, जहाँ एक व्यक्ति रंग से उठ के राजा बनते उसे देर नहीं लगती है। Hi everyone, this is RJ Kalpana and you are tuned into Unscripted Chats with RJ Kalpana। हर दिन एक नई कहानी। ऑल्दो दोस्तों, हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं, आप लोग भी बहुत कुछ शेयर करते हैं, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब वैसे तो मुझे भी पता है कि पुलिस के नाम से सबको डर लगता है, बट मैं आज एक्चुअली जानने की कोशिश करूंगी कि पुलिस के नाम से हमें डर क्यों लगता है। तो चलिए कट शॉर्ट में आती हूँ मुद्दे पर। आज हमारे साथ शो पर गेस्ट हैं अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन जी, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं 2014 बैच के। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। सर सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगी कि पुलिस फोर्स में आना और आपने कैसे ज्वाइन की, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लोग एक्चुअली आज भी पुलिस के नाम से डरते हैं, तो आपने तो ज्वाइन किया है, तो मैं आपकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मेरे पास बहुत क्लियर कट आंसर नहीं है। आई एम हियर बाय फेट। ओके। मैं बचपन से इसका इच्छुक नहीं था। मैं एक कॉर्पोरेट थॉट रखने वाला एक इंडिपेंडेंट लड़का था। कॉलेज के बाद मेरी अपनी कॉलेज जो है आईटी रुड़की से हुई है। उसके बाद मैं बेंगलोर चला गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं। वहाँ पे 1.5 साल काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैं ये जॉब एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो इट वाज मोर ऑफ अ पुश फैक्टर रादर देन अ पुल फैक्टर। आफ्टर दैट फेज़ मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत सारे बच्चों के साथ है, जो अपना करियर ट्रेजेक्ट्री वो ओवर द ईयर्स समझते हैं खुद। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इस तरह के जॉब को एंजॉय नहीं करता हूँ, कॉर्पोरेट जॉब्स को, तो फिर आई थॉट अबाउट यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज। और जब सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने सोचा तो स्वतः मेरे मन में पुलिस फोर्स ही आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव या मेरा नेचर उसके साथ बेटर कोऑर्डिनेटेड है। इसलिए आई ट्राइड और लकीली आई गॉट इनटू आईपीएस। मैंने जो 3 बार एग्ज़ाम लिखे, तीनों बार मैंने आईपीएस अपनी फर्स्ट चॉइस रखी है। तो बाय दैट वे आई एम लकी, यू कैन गेस। वेल सर, देयर वाज अ फेज जब कहा जाता था कि इंजीनियर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी हम देख रहे हैं इतने ज़्यादा आईआईटियंस सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। सर इसके पीछे आप क्या देखेंगे, क्योंकि ये अभी जो हमारे यंग ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, जो रिसेंटली हम देख रहे हैं, वो मोस्टली आईआईटियंस होते हैं। ये क्या चीज़ है जो इतना इंस्पायर कर रही है आईआईटियंस को यूपीएससी में आने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक कि मोस्टली आईटीएंस हैं। काफ़ी आईटीएंस आ रहे हाँ, हैं। मतलब लाइक होता है जैसे अभी आपने बताया। काफ़ी आईटी के और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक नेशन बिल्डिंग का टाइम है। इस पीरियड में शायद लोगों को लगता है, और ये एक बात से सही भी है, कि कहीं ना कहीं युवाओं को ये बात लग रही है कि हम लोग देश के नेशन बिल्डिंग के इस पूरे प्रोसेस का एक भागीदार बने, और कहीं ना कहीं वो बन भी रहे हैं। इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एक ऐसे आयाम पे है हमारा देश जहाँ शायद इनको इस देश को अच्छे ब्रेन्स की आवश्यकता है। और व्हाट वुड बी अ बेटर प्लेस दैन बीइंग इन द गवर्नमेंट, इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। और मेरे ख्याल से एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी है यहाँ पे। भले ही यहाँ पे जो रिम्यूनरेशन है वो कंपेयर टू कॉर्पोरेट्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है किसी काम को करने का, चूँकि इसके चैलेंजेस बहुत वाइड है गवर्नमेंट के, इसके सिस्टमिक जो आप एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ टाइम में, एक अपने करियर टाइम में, मेरे ख्याल से ऐसे एक्सपीरियंसेस गवर्नमेंट में रह के ही किए जा सकते हैं। इस तरह का वाइड एक्सपीरियंस, इस तरह का वाइड चैलेंजिंग चीज़ों के साथ इंटरेक्शन, तो मेरे ख्याल से लोगों को, यूथ को ये इंटरेक्शन, ये चैलेंज शायद पसंद है। और वो जो मैंने पहली बात कही कि वो इस नेशन बिल्डिंग में अपनी भागीदारी भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो हम पुलिसिंग मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं लाइक सिंघम एंड देयर लॉट्स ऑफ मूवीज़। सर एक्चुअल पुलिसिंग भी वैसी ही होती है क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ऐसी नहीं होती है। एट टाइम्स इट कैन बी लाइक दैट। बहुत सारे सीन्स आप जो है, कोई भी मूवी, जैसे गंगा जल एक मूवी है, गंगा जल बहुत ही रियलिस्टिक मेड मूवी है। ओके। तो उसके बहुत सारे सीन्स रियल लाइफ में होते हैं। अब सिंघम एक थोड़ी सी ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक एंड टाइप की मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं। जो प्रेशर्स दिखाए जाते हैं उसमें, मोर और लेस वो प्रेशर किसी न किसी फॉर्म में रहते हैं। ओके।
उनको जिस तरह से लोग कोप अप करते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले उसको उस तरह में कोप अप करना चाहते हैं, करते भी हैं। लेकिन हाँ, क्या ट्रू लाइफ एग्जैक्टली वैसी है जैसे मूवीज़ दिखाई जाती है? रियल लाइफ इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम अ रियल लाइफ। तो मेरे ख्याल से डिग्रीज में डिफरेंस है, लेकिन मोर और लेस पुलिसिंग इज़ व्हाट इज़ शोन इन द मूवीज़। यस, करेक्ट। वेल सर, मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग पुलिस से डरते हैं। सर, इसका क्या है? मतलब आज भी चाहे हमने कुछ गलत किया है या नहीं किया, बट जब भी हम देखते हैं कि पुलिस आ रही है, लाइक जैसे मान लीजिए हमारी कॉलोनी में ही आना हुआ, तो एकदम से एक हो जाता है। सर मतलब क्या है? मतलब आज भी हम कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं कर पाया है पुलिस, या वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पुलिस को यूज़ किया जाता था नॉर्मल आदमियों को परेशान करने के लिए, कि वो चीज़ आज भी दिमाग में बैठी हुई है? नहीं, आपका ये जो सवाल है, दोनों आपने जो प्रश्न में ही दो जवाब दिए, दोनों जवाब सही हैं। ओके। सबसे पहला जो आपने कहा, पुलिस शायद कनेक्ट भी नहीं कर पाई है। उसका कारण है एक लंबे पीरियड तक जो है पुलिस एक ऐसा सिस्टम में जो फायर फाइटिंग मोड में रहता है। हम समाज के हर गलत चीज़ों से लड़ते रहते हैं। समाज में कोई भी चीज़ ऐसी घटित होती है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव फोर्स होने के कारण, बहुत एक्सट्रीमली प्रेशर होने के कारण हमारे फोर्स पे, हम बहुत ज़्यादा वेल स्पोकन फोर्स नहीं है, सबसे पहली बात। और सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आप वेल बिहेवियर निकाल दीजिए, अच्छा बिहेवियर निकाल दीजिए, तो पब्लिक के साथ कनेक्ट अपने आप कट जाएगा। वही शायद हमारे फोर्स के साथ हुआ है, और इसी चीज़ पे एम्फेसिस ओवर द ईयर्स डाला गया है कि आप कुछ भी करें, अपना आचरण सही रखें अपने पब्लिक के साथ। और इस चीज़ में वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमें बहुत आगे और जाने की आवश्यकता है। हमें अपने व्यवहार को और सुधारने की आवश्यकता है। हमें अपने आचरण में अच्छे लोगों के प्रति और बुरे लोगों के प्रति हमारा हमेशा एक रवैया, पुलिस का एटीट्यूड जो है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड फॉर सोसाइटी। जो मोस्टली आप हमारा काम देखेंगे, इट्स नेगेटिव इन नेचर। हमें लोगों को किसी चीज़ को करने से रोकना है। हम रोड पे भी रहेंगे तो भी लोगों को किसी चीज़ से मना कर रहे होते हैं, चलान कर देंगे आपका। हम कहीं क्राइम भी कर रहे हैं तो भी किसी को पकड़ने जा रहे हैं। हम मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग गुड टू गिव टू द सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम जस्टिस, विच इज़ अ वेरी इनहेरेंट गुड थिंग। बट जो उसका कॉन्टेक्स्ट और प्रिटेक्स्ट है, वो दोनों चीज़ें एक नेगेटिविटी से शुरू होती है। तो इसलिए शायद पुलिस के बारे में बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं बन सकती है। और दूसरा कारण जो आपने कहा, वो भी बिल्कुल ट्रू है। आज भी हमारे मन में कॉलोनियल जो एक छाप है वो है। हम लोग आज भी, आप कभी समाज में देखेंगे, आप लड़कों को देखिए, अपने जो आसपास युवा हैं, अगर सड़क पे मोटरसाइकिल चला रहे हो, किसी पुलिस वाले को देखेंगे तो दे विल इंश्योर कि वो कट मार करके वहाँ से भागें। जस्ट उनको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है इस चीज़ से कि मैंने जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ अचीव किया है। और ये हिस्टोरिकल हमारे अंदर आया है। हिस्टोरिकली जब हम लोगों ने समाज में अंग्रेज़ों से लड़ाई की है, तो हमारे अंदर एक सिस्टम आया कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं। हम इस बात को शायद युवाओं तक पहुंचा नहीं पाए हैं, या अपनी जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं कि अब ये एस्टैब्लिशमेंट कोई विदेशी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट इस देश का अपना एस्टैब्लिशमेंट है, आप सबों के बीच का है। तो मेरे ख्याल से वो एक कॉलोनियल रेसिड्यू भी है, उन पे भी काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग लगातार जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, घुलते मिलते हैं, और इसका भी फ़र्क पड़ रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों में हम लोग जब बात करते हैं तो रियलाइज़ करते हैं जिस तरह का फियर साइकोसिस हमारे बचपन में था, शायद अब वो कम हुआ है। अच्छा सर, अगर इस ट्यूनिंग को बेहतर बनाना चाहें, तो आपने पुलिस वाला पार्ट बताया, सिटीजन्स क्या बेहतर कर सकते हैं सो दैट हम इस कोलैबोरेशन को और इस ट्यूनिंग को और बेहतर बना सकें? सिटीजन्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिटीजन सबसे पहले सिर्फ अपने राइट्स के बारे में सजग होने से पहले अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी सजग होइए। अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कीजिए अपनी फैमिली पे, ये एक पूरा समाज का ही छोटा फॉर्म फैमिली है और समाज का ही बड़ा फॉर्म देश है। तो अगर आप किसी फैमिली में देखेंगे, फैमिली में लोग हर वक्त अपने राइट्स के बारे में नहीं क्रेव करते रहते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ। फैमिलीज़ में आप देखेंगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। एक फादर को पता है कि मुझे अपने घर के लिए क्या करना है, माँ को पता है क्या करना है, बच्चों को हो सकता है थोड़ा डिग्री कम हो, लेकिन मेजरली जो भी लोग बड़े हैं, जो लोग समझदार हैं, वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उसके बाद अपने अधिकारों की बात करते हैं। हमारे यहाँ शायद ये चीज़ में डिले है। आप जनरल समाज में देखिए, कॉमन पब्लिक जिस तरह से इंटरेक्ट करती है पुलिस के साथ या किसी और विभाग के साथ भी। पुलिस के साथ आपने, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई आपको सड़क पे नियम कानून फॉलो करते नहीं दिखेगा। रेड लाइट होगी तो उसे तोड़ना अपनी शान समझते हैं। हेलमेट नहीं पहनना, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, एक बहुत ही ख़राब तरीके से गाड़ी चलाना,
ये तो मैं आपको ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल भी अगर हम बात करें, समाज में अगर हम बिहेव करें, किस तरह से बिहेव हम कर रहे हैं, हम हमेशा एक लड़ाई झगड़े के मूड में रहना चाहते हैं, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। लेकिन जिस समाज को हम देखते हैं डे इन एंड डे आउट, मोर और लेस उसकी परिभाषा ऐसी ही है। और दूसरी चीज़, आप किसी दूसरे, अब देखें शहर इतना गंदा है, ये गंदगी आती कहाँ से है? सड़कों के बाहर कोई अगर कचरा फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है? एग्जैक्टली मतलब फेंक तो हम ही लोग रहे उनको हैं। ये लगता है कि ये काम सरकार का है, सरकार आएगी और सरकार आके कचरा साफ करेगी, हम क्यों उसके बारे में चिंता करें। सही बात है। मतलब सर वही है ना सर, हम लोगों को बताते हैं कि आपके राइट्स हैं, राइट्स हैं, और राइट्स के साथ ड्यूटीज भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आज की डेट में मुझे लगता है हमारे देश में लोग राइट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ड्यूटीज पे कम करते तो हैं। बात ही नहीं करता है सर। और आप किसी एडवांस नेशन की बात करें, आप देखिएगा ज़्यादा फोकस ड्यूटीज पे है, राइट्स पे कम जोर है। आप किसी देश में, आप जापान में देखिए, हमने एक एग्जांपल अभी पढ़ा था, न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था किसी माध्यम से, ट्रेन लेट हुई, उनकी ट्रेन 1.5 मिनट लेट हुई और द एंटायर पैसेंजर वॉज रिम्बर्स्ड, द एंटायर फीस वॉज रिम्बर्स्ड। हम ऐसे अपने देश में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स तो ऑब्वियसली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर नाउ यू आर इन अलीगढ़, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, आपका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है अलीगढ़ में? अलीगढ़ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अलीगढ़ के लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, वेल बैलेंस्ड पीपल। और यहाँ के जो अपनी समस्याएं हैं, समस्याएं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे हैं, वो सेम समस्याएं हैं। लेकिन इन जनरल आई लाइक दिस प्लेस। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बस यहाँ की एक चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जिसके हम लोगों ने बात ऊपर भी रखी है, यहाँ के ट्रैफिक पे थोड़ा सा एक इशू है, क्योंकि यहाँ की सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा है इस टाइप के शहर में होना चाहिए, इस क्वालिटी के शहर में होना चाहिए। तो इस टाइम पे सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने जो आप फेस कर रहे हैं अलीगढ़ में रह के? मैंने आपको पहले बताया, ट्रैफिक इज़ अ बिग चैलेंज। ट्रैफिक को मैनेज करना यहाँ का एक मेजर चैलेंज है। हम लोग काफ़ी एनर्जी उसमें जाती है। हम लोगों ने सरकार के पास प्रत्यावेदन भी रखा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है गवर्नमेंट को, और बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट कर भी रही है। अभी आप देखेंगे जो सड़क है खैर की तरफ की, वो भी सैंक्शन हो गई है। जो नादा पुल की तरफ की सड़क है वो भी बन रही है। ये सब हम लोगों ने लगातार पुश कर करके, गवर्नमेंट्स ने ही पुश कर करके और जनप्रतिनिधियों ने पुश कर करके इसको करवाया है। और लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस शहर को सख्त एक बाईपास की आवश्यकता है ताकि हेवी व्हीकल्स इस शहर में ना एंटर करें। उसकी एक रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट तक रख दी गई है, मेरे ख्याल से वही पूरी होगी। इसके अलावा जो चैलेंजेस, जो आम चैलेंजेस होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट में दिस इज़ अ कम्युनल डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना एक चैलेंज है। सिमिलरली इस डिस्ट्रिक्ट में कास्ट इश्यूज़ प्रेजेंट सिनेरियो में भी दे कीप स्प्रिंगिंग अप नाउ एंड देन, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेजर चैलेंजेस यही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्राइम अभी ऐसा नहीं है जहां हम लोग कोई दिक्कत हो रही है। क्राइम इज़ इन अ क्वाइट मैनेजेबल पोजीशन, और पब्लिक भी हमारा सपोर्ट कर रही है, और दूसरे डिपार्टमेंट से भी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो वी आर इन अ हेल्दी प्लेस। यस, बिगेस्ट चैलेंज वुड बी ट्रैफिक। अच्छा, साइबर क्राइम को लेके क्या स्टेटस है अपने डिस्ट्रिक्ट का? साइबर क्राइम को लेकर के हम लोग बहुत सजग हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो फ्यूचर का क्राइम है। अभी आने वाले समय में जितने भी इस तरह के क्राइम्स जो हम बॉडीली ऑफेंसेस देख रहे हैं, इसमें गिरावट आएगी, और आने वाले समय में एवरीथिंग विल बी स्विचिंग ऑन टू इंटरनेट, और क्राइम्स मोस्टली उसके माध्यम से होंगे। एक ऐसा क्राइम है जो काफ़ी लुक्रेटिव भी है और लेस डेंजरस भी है कंपेयर टू व्हाट दे डू ऑन स्ट्रीट्स। साइबर क्राइम के लिए हमें रोकथाम करने के लिए हमारे यहाँ मेजरली 3 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक हमारा साइबर थाना है हमारा, जहाँ पे हम लोग 1 लाख एंड अबव कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो उसको हम लोग वहाँ रजिस्टर करवाते हैं और उस पर काम करवाते हैं। ओके। साइबर सेल है, साइबर सेल एक्ट्स ऑन एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम, एनीथिंग दैट हैपन्स इन साइबर क्राइम फील्ड गोज़ थ्रू साइबर सेल। साइबर सेल बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्लेस है जहाँ से हम लोग 1930 जो कि हमारा नेशनल हेल्पलाइन है नंबर, उससे कोऑर्डिनेट किया जाता है। तत्काल सूचनाओं को उसमें हम लोग प्रेषित करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान होने के बाद
पूरे सिस्टम किक इन होते हैं वहाँ से, और जिस भी जगह पे उसको रेमेडी दी जानी है उसे उस जगह पे भेज दिया जाता है। और तीसरा है हमारा थानों के स्तर से, हमने थानों लेवल को भी एम्पावर करने के लिए सभी जगह ट्रेनिंग करवा करके हर थाने में हम लोगों ने 5-5, 7-7 लोग भेजे जिनको हमने साइबर क्राइम में ट्रेन किया है। इसका हमें अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी आप देखेंगे हमारे बहुत सारे साइबर हम लोगों ने गैंग्स बर्स्ट किए हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी चीज़ जो साइबर क्राइम में करने की आवश्यकता है वो अवेयरनेस, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत यूज़फुल हैं। इनको हम लोग समय समय पे यूज़ करते रहते हैं, और इन जनरल भी हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। साइबर क्राइम से बचाव का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका सेल्फ अवेयर रहना है। आपको रियलाइज़ करना है कि आपको किन लिंक्स को क्लिक करना है, किन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, किन फ़ोन कॉल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ग्रीड जो बार बार सरकार ने भी अभी एक ऑटो ट्यून बना दिया था, जैसे हम लोग सुनते थे कि कोई भी कॉल करता है तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको ये किया जा रहा है, आपको आपके यहाँ से। और ये जैसा आपने अभी खुद भी कहा, हमारे भी परिवार के ऐसे लोग हैं जो लोग इसके शिकार बने, और वो इतने नेचुरल ढंग से वो इस चीज़ को करते हैं कि कोई व्यक्ति उसमें फंस सकता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अवेयर रहना है कितने तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। अगर आप जानेंगे कि हाँ ये एक तरीका है, तो फिर यू विल रियलाइज़ कि नहीं हम, क्योंकि जैसे मेरे बड़े भैया को भी उन्होंने कॉल किया कि आपके नाम का एक पार्सल आया है और इसमें इलीगल आइटम्स मिले हैं, आपके साथ आपको ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, बट ही न्यू अबाउट दोज थिंग्स। तो उन्होंने जो है ही कॉल्ड मी अप, ही रिवर्टेड बैक। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में फंस जा रहे हैं, तो अवेयर होने की आवश्यकता है। बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिपिटेशन। सो तरीके तो बहुत अलग होते हैं। रिसेंटली आई गॉट अ कॉल, लाइक पहले मैं अपने पापा से बात कर रही थी, देन आई गॉट अ कॉल कि बेटा तुम्हारे पापा का कॉल आया होगा और मैं अपना UPI शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर पेमेंट कर दो। सर ये ऐसे कैसे ट्रैक करते हैं? ये रैंडम होता है या ये लोग किसी माध्यम से ट्रैक कर रहे होते हैं? बिकॉज उससे पहले ही मैं अपने पापा से बात कर रही थी। देखिए दोनों चीज़ें होती हैं आज के डेट में। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, चूँकि ये प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, तो ये दे रीड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स। दे ऑल्सो रीड कि समाज में पुलिस कैसे बिहेव कर रही है, पुलिस किस तरह के क्राइम्स को ज़्यादा तवज्जो देती है, किस तरह क्राइम्स को कम तवज्जो देती है। तो बहुत सारी चीज़ें रैंडम होती हैं। आप लोगों के जो हमारे जो जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये रेडिली अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी इंटरनेट एप्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ से नंबर्स लेने के बाद फिर रैंडम कॉल्स भी करते हैं, और जब आपने पहला रिस्पॉन्ड किया, मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो वो कुछ ह्यूमन साइकी पे भी काम करते हैं। इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। वो जानते हैं कि फीमेल्स आर अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, देयर फादर्स स्पेशली, तो दे विल गो फॉर फादर्स। जब वो रैंडम नंबर पे उन्होंने कॉल किया, एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ आई, तो फिर उसको बेटे के नाम पे डराएंगे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आई तो उसके बेटी के नाम पे डराएंगे। करेक्ट। तो ऐसी चीज़ों पे कहते हैं, और कई बार और उनका हिट रेशियो भी डिसेंट इनफ है आज के देश में, आज के समय में हमारे देश में, जो कि अच्छा नहीं होना चाहिए लेकिन है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए दे फॉल इनटू दिस ट्रैप। चूँकि हमारा देश एक इमोशनल देश भी है। कई बार लोगों को बुलाया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, या आपका बेटा इस क्राइम में फंस गया है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, उसने ये काम किया है। इट्स अ रैंडम हिट। लेकिन आप ये सोचिए कि दिन भर में कितने घंटे उनका बेटा उनकी नज़र के सामने रहता है किसी भी व्यक्ति का। तो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के लोग ट्राई करते हैं। दे हैव नथिंग टू लूज़। सर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो साइबर क्राइम पनप गया, बट मैं जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक CCTV कैमराज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर इन सब चीज़ों से पुलिस को क्या मदद मिली है और पुलिस इन सब चीज़ों का कैसे बेनिफिट ले रही है? देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उसका लाभ इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रॉपरली ले सकते हैं। और पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पे बहुत एम्फेसिस दिया गया ओवर ईयर्स इसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने का। जैसे हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सोर्सेस हैं जो हमको लोग यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र को उठाइए, क्राइम डिटेक्शन, क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने कैमराज लगाए, लगभग 18,000 कैमराज हम लोगों ने इस पूरे शहर में लगाए हैं। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC है,
जिसमें हम लोग किसी कमांड सेंटर में बैठे बैठे पूरे शहर को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे शहर में NPRs हैं, नेम प्लेट रिकग्निशन कैमरास। कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए गाड़ी में उनका नेम प्लेट्स है, उनका डिटेल्स निकाल सकते हैं, उनके ओनर की डिटेल्स निकाल सकते हैं बैठे बैठे। तो इससे हमें क्राइम प्रिवेंशन में बहुत हेल्प मिलती है। क्राइम डिटेक्शन की बात आई, कोई घटना मान लीजिए हो गई, तो वैसे केस में जितने भी हमारे फॉरेंसिक एडवांस्ड फॉरेंसिक टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग एडवांस सर्विलांस मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। सर्विलांस मेथड्स, आप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हम किसी भी कैमरे में अगर किसी की फ़ोटो आ गई, हम सिर्फ उस फ़ोटो के माध्यम से उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हम लोग डे इन एंड डे आउट यूज़ कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिसेंट ईयर्स में अगर पुलिस में कहेंगे तो 112 है। 112 एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपने किसी को कॉल किया, दैट फ़ोन डजेंट लैंड इन पुलिस स्टेशन, वो फ़ोन लैंड करता है लखनऊ में, और लखनऊ में वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होता है। उसके बाद वहाँ से जो मैसेज भेजा जाता है गाड़ी को, वो सब डिजिटाइज होता है, वो सब डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, और आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी व्हीकल। इसलिए आप देखिए रिस्पॉन्स टाइम जो है, आप कहीं भी, मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप अलीगढ़ में कहीं भी खड़े होकर किसी भी देहात में भी कॉल कीजिए, विदिन 10 मिनट्स अ व्हीकल विल रीच यू मैक्स। शहर में तो ये टाइम 3 मिनट से 4 मिनट है रिस्पॉन्स टाइम हमारा। 4 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास रहेगी। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो जनता के पास है। मैं इसी क्रम में आप लोगों से अपील भी करना चाहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें। कभी अगर वो किसी समस्या में हो, कोई बच्ची, कोई महिला, अगर रात में, हम लोगों ने ये भी ऑप्शन कर रखा है, अगर रात में कहीं आप फंस गए, कहीं देर हो गए, आपको लगता है भय का माहौल है या फिर आप नहीं संकोच कर रही हैं, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं, तो जस्ट कॉल 112, व्हीकल आपको आपके घर तक ड्रॉप करके आएगी। बिल्कुल सर, आपने महिलाओं की बात करी दी है तो मैं ऑपरेशन जागृति के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, हम बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि ऑपरेशन जागृति क्या है और इससे अलीगढ़ पुलिस कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। ऑपरेशन जागृति एक ऑफशूट है मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें फोकस किया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों को स्पेशली फोकस करके उनके लाइफस्टाइल्स में इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनके आम हेल्थ, लाइफस्टाइल, समाज में उनके प्रति जो सोच है उस सोच को बदला जाए। एक होलिस्टिक एम्पावरमेंट जो कहते हैं एक फीमेल्स का, उसके ऊपर फोकस है। ऑपरेशन जागृति इसी का एक ऑफशूट है मिशन शक्ति का, जो कि स्टार्ट किया गया है हमारी जो ADG आगरा मैडम है, अनुपम कुलश्रेष्ठ मैडम, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। उसका चौथा फेज़ का अभी जस्ट समापन हुआ है। इस फेज़ में टोटल 6 बिंदुओं पे जो है मेजरली फोकस किया गया है। ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड रेमेडी है फीमेल्स के लिए, और इसमें फोकस बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको कहा, उन 6 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है घरेलू हिंसा। दूसरा पॉइंट है जो फॉल्स केसेस लिखे जा रहे हैं महिलाओं को ढाल बना करके। आप देखिए कोई जमीन का विवाद है, हाँ, तो उसमें छेड़छाड़ में लिखवा देंगे, चूंकि उनको पता है कि सिस्टम इज मोर रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स फीमेल्स, करेक्ट, तो हमेशा एक फीमेल का एंगल उसमें डाला जाता है। तीसरा है उसमें साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स, उसका एंगल है। चौथा है इलोपमेंट इश्यूज। आप देखेंगे बहुत यंग एज में लड़के लड़कियां घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। 13 साल, 14 साल, 15 साल की लड़कियां। ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये एक इन्फैचुएशन है, ये एक बचपना है, ये एक अगेन इट्स लेस ऑफ अ पुल फैक्टर, मोर ऑफ अ पुश फैक्टर। ऐसा हो सकता है घर में माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हों, ऐसा हो सकता है घर में माँ बाप बहुत ओपन नहीं हों अपने बच्चों से। तो चौथा विषय एलोपमेंट इश्यूज़ को डील करता है ये। पांचवा विषय जो है मैट्रिमोनियल इश्यूज़, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को ये हम लोग उस पर देखते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, उसको रेमेडी देने के लिए भी एक लोकलाइज्ड एजेंडा है इसका। और छठा है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ पे भी फोकस है। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट को हिट करती हैं। एक ड्रग्स में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा अपने घर में महिलाओं का अब्यूज़ करता है, मोस्टली
यू विल सी कि शराब पी करके लोगों को मारना पीटना। राइट। फिर तो इसी चीज़ों 6 आयामों को फोकस करते हुए समस्त अलीगढ़ ने और पूरे जोन ने इनफैक्ट मिशन शक्ति का क्रियान्वयन किया। इसमें कटिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट 17 डिपार्टमेंट इसमें एक साथ आए और मेजर फोकस हमारा अवेयरनेस पे था। इन सभी विषयों के बारे में अवेयरनेस, स्कूल्स में, कॉलेजेस में डेली 5-5, 6-6 कार्यक्रम होते थे। हम लोग भी, सीनियर्स भी, सभी लोग गए और उन लोगों ने जाकर के अवेयर किया बच्चियों को। जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, 1090 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, फिर 1076 CM हेल्पलाइन नंबर, 181 विमेन हेल्पलाइन नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर्स के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उनको बताया गया उनके अपने अधिकार क्या हैं, लॉज में क्या क्या फेवर्स हैं मिलते हैं किसी फीमेल को। उनको ये बात समझाई गई कैसे किसी नॉर्मल क्राइम में तो क्राइम प्रूव करने का ओनस हमेशा जो है वादी के ऊपर है। जो भी वादी है, मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैंने कंप्लेन किया कि इसने मुझे मारा, इस चीज़ को प्रूव करना वादी काम है। ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने मुझे मारा। फीमेल से केस में उल्टा है। ये बात हमने उन लोगों को समझाई कि द ओनस लाइज ऑन द अक्यूज्ड, उसको ये प्रूव करना कि मैंने ये नहीं किया है। फीमेल ने अगर ये कहा कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, अब फीमेल को ये प्रूव नहीं करना है। फीमेल के शब्द जो है, उसकी बातें जो है, उसको इतने हाई वैल्यू दी गई है हमारे लीगल जूरिस्प्रूडेंस में कि उसको कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी है। नाउ द अक्यूज हैज़ टू प्रूव कि ये घटना नहीं हुई है, मैंने ये घटना नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा हथियार है और फीमेल्स इन सब को यूज़ करके बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हैं। मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के डेट में आप अगर देखेंगे शहर में जिस तरह से महिलाओं का आना जाना है, आवागमन है, इन जनरल जो उनके सेफ्टी कंसर्न्स हैं, वो सभी चीज़ें एक ऐसे लिमिट में है जिस पे हम लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। बट स्टिल अगेन एज वी सेड, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो किसी भी फील्ड में। फीमेल्स के केस में जो मेजर उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके घर से शुरू होती हैं। और आप देखिएगा महिला अगर सबसे ज़्यादा अनसेफ कहीं है तो वो अपने घर में है। शादी करने के बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, उनके अपने इन लॉज के अपने व्यवहार विचार, कोई भी कोई ऐसे रिश्तेदार जिनसे बचने की आवश्यकता है बाहर, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फीमेल्स अंदर सुरक्षित रहें, इसके लिए उनका जागरूक होना आवश्यक है। बाहर वो सेफ रहें, इसके लिए हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारे से कमियां होती हैं हम उन सब को ओन करते हैं और उन सब के ऊपर ठीक करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि यूथ को शायद लग रहा है कि उसे नेशनल बिल्डिंग में अपनी भागीदारी देनी चाहिए, सो दे आर चूजिंग UPSC एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। बट सर हम देखते हैं कि यूथ कई बार गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक क्राइम्स हो गए, ड्रग्स हो गए, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सर क्या अलीगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या इस तरीके के केसेस बच्चों के या हमारे कम एज के बच्चों के आते हैं? बिल्कुल आते हैं और बहुत आते हैं। इनफैक्ट ये एक इशू बनता जा रहा है और इसका इशू जो मेन, मैं जब भी स्कूल्स में जाता हूँ मैं ये बात बताता हूँ, इसका जो मेन इसकी जो मेन जड़ है वो मेन जड़ कहीं और है। इसकी मेन जड़ समाज में प्रिवलेंट इनसिक्योरिटी है। इसकी मेन जड़ जो है समाज में ये जो मीडिया की अधिकता है, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो पोर्ट्रेयल ऑफ हीरोज़ एंड विलन्स इन आवर मूवीज़ है, वो है। आप देखिए रिसेंट टाइम्स में जितने भी बड़े स्टार्स हुए, उन सभी बड़े स्टार्स मतलब मूवीज़ के बड़े कैरेक्टर्स, वो सभी नेगेटिव हैं। आप पुष्पा ले लीजिए, पुष्पा मूवी कैरेक्टर, आप KGF का कैरेक्टर रॉकी ले लीजिए, आप एनिमल का कैरेक्टर ले लीजिए। करेक्ट। जो भी मूवीज सुपर हिट हुई हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, कबीर सिंह की मूवी, कबीर सिंह हुए, they all are in negative roles which have been portrayed as heroes. right. इस तरह के पोर्ट्रेयल से दो चीज़ें होती हैं। समाज इसको जो देखता है फॉर एडल्ट्स दैट वुड गिव अ डिफरेंट मैसेज ऑल टुगेदर। मैंने इन सभी मूवीज़ को देखा है और मैं इन सभी मूवीज़ को मैंने लाइक किया है, मुझे मूवीज़ अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं इतना मैच्योर हूँ कि मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि अगर ऐसा कैरेक्टर रियल लाइफ में हो तो ये
जेल के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। इनमें से जो चारों कैरेक्टर हमने कहे, या तो वो जेल जाएगा या तो फिर वो इस धरती से ऊपर चला जाएगा। राइट। लेकिन चूंकि वो मूवी है तो मैंने उसे एज मूवी की तरह एंजॉय किया, एज अ स्टोरी एंजॉय किया। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, कोई कहानी हमने पढ़ी, कोई फैंटेसी स्टोरीज हमने पढ़ी, फैंटेसी स्टोरीज की तरह देखते हैं हम इसे। लेकिन युवा और यूथ इसे फैंटेसी स्टोरीज की तरह नहीं देख रहा है, वो इसे रियलिटी चेक्स की तरह देख रहा है। आप देखिए समाज में प्रिवलेंट, मैं तो ये बात बच्चों के सामने भी कहता हूँ, आप पंजाबी सॉन्ग्स उठाइए, उनमें से 5 शब्द निकाल दीजिए, वो पंजाबी सॉन्ग्स उनके पूरे नहीं हो सकते हैं। काली गड्डी, दो नाली, लड़की, यार, दारू, ये 5 शब्द आप निकाल दीजिए, बिल्कुल सही बात है आप उनके बिना एक गाना नहीं बना सकते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं आजकल, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आप किसी को देखिए, जो रील्स हैं, हम लोग जब भी किसी चीज़ को देखते हैं हम अपने पुलिसिया नज़रिए से देखते हैं। आप रील्स को देखो, रील्स में यही गाने चल रहे हैं, भाई तेरा शेर है, गोलियां चलेंगी दिन रात, खोके चुनते रहो, ऐसे मतलब अनाप शनाप शब्द, अनाप शनाप चीजें। इनके लिए सर कोई रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए सो दैट, मुझे नहीं लगता रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए। आप जैसे अगर आप ये कह लें कि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक ऐसे जोन में चली जाती है, ग्रे जोन है, इसमें कहीं ना कहीं रोल डिसिप्लिनिंग अथॉरिटीज़ का है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फेलियर वो डिसिप्लिनिंग अथॉरिटीज़ हो गए हैं। किसी भी, मुझे लगता है कि किसी भी समाज का, ये मेरा अपना पर्सनल मत है, किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का 3 स्टेजेस पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ हैं। सबसे पहला डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसका परिवार होता है जी, जो सबसे पहला डिसिप्लिन करता है, उसे उसकी माँ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं। दूसरा उसका स्कूल होता है, और तीसरा धर्म होता है। ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे जनरली आदमी को डिसिप्लिन बनाती हैं, और तीनों में कहीं ना कहीं एक डाइल्यूशन हुआ है, एक गिरावट आई है। पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चे रात को 10 बजे तक कहाँ घूम रहे हैं, 12 साल का लड़का, 14 साल का लड़का मोटरसाइकिल क्यों चला रहा है, 16 साल के लड़के के पास बाइक क्यों है 200 सीसी की, वो लड़का हेलमेट क्यों नहीं पहन के जा रहा है, अगर वो बच्चा शराब पी के आ रहा है तो कैसे पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि वो शराब पी के आ रहा है, किस टाइप का मॉनिटरिंग हो रहा है हमारे घरों में। तो घर में एक तो मॉनिटरिंग बहुत वीक हुई है। पेरेंट्स शायद फ्रीडम का बहुत ही गलत मतलब समझ चुके हैं। उनको लगता है कि हमने नहीं किया था, हम अपने बच्चों को आज़ादी देंगे और वो इसलिए अपने बच्चों को ऐसी गलत दिशा में झोंक रहे हैं जिससे शायद वापस आना बहुत मुश्किल है। दूसरा स्कूल्स है। हमें याद है हम अपने स्कूल्स में जाते थे, हम अपने टीचरों से डरते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भय का माहौल होना चाहिए, लेकिन हम गलत करने से डरते थे। ऐसा नहीं था हम शिक्षक से डरते थे। आज की डेट में अभिभावकों ने ही इतना उसको ऐसा बना दिया है कि टीचर पेरेंट्स बच्चों को एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। टीचर्स लड़ने चले जाते हैं पेरेंट्स से, टीचर से लड़ने चले जाते हैं पेरेंट्स, ऐसे कैसे बात कर दी, आपने मेरे बच्चे से ऐसे कैसे बोल दिया। इतना इनसिक्योर क्यों है हमारा समाज? हम कलाकारों की अभिव्यक्ति रोकने के बजाय हम अपने डिसिप्लिनिंग अथॉरिटीज़ पे ध्यान दें। धर्म का हमेशा एक पॉजिटिव रोल था। आज जो मैं देखता हूँ धर्म का स्वरूप बहुत बदल चुका है और नेगेटिव चीज़ों में ही अप्लाई किया जा रहा है। कोई भी धर्म तो एक नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव ढंग से उसको जो है करने, तो इन डिसिप्लिनिंग अथॉरिटीज़ पे फोकस करने की आवश्यकता है। घरों में और सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है। स्कूल्स में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है। एक स्ट्रिक्टनेस का मतलब पीटना नहीं होता है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब एक चेक एंड बैलेंस होता है किसी बच्चे पे। आप बच्चे के बुद्धि को एक एडल्ट की बुद्धि नहीं समझ सकते हैं। बच्चा बहुत जल्दी किसी चीज़ से इंस्पायर और मोटिवेट होता है। आपको उससे दूरी करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में मोबाइल फ़ोन्स का यूसेज आपको चेक करना पड़ेगा। अनब्रिडल्ड इंटरनेट इज़ नॉट फॉर अ यंग किड एज यंग एज 10 years old, 6 years old, 7 years old। आजकल मैं देखता हूँ माएँ अपने बच्चों को बिना मोबाइल फ़ोन के खाना नहीं खिलाती हैं। उनका काम आसान हो गया। नहीं, उनका काम आसान हुआ है लेकिन उनका काम बहुत हार्ड हो गया है। करेक्ट। क्योंकि दे रियलाइज इट आफ्टर 5 years, जब उनका बच्चा बहुत विचित्र टाइप की एक्टिविटीज़ करने लगता है। सर आई हैव नोटिस लाइक पहले से डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम ना एक एज के बाद होता था। अभी हम देखते हैं 3-4 साल के बच्चों के, इनका फिजिकली, मेंटली वो हर तरह से डिक्लाइन हो रही है चीजें। मेंटल डिक्लाइन आप देखें, ऑटिज्म ऐसी बहुत कॉमन चीज हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फोन। कॉमन चीज हो गई है मोबाइल फोन से कारण। डिलेड स्पीच, एक आप देखेंगे बच्चे 5-5 साल तक नहीं बोल रहे हैं। राइट।
आप अगर आपने उनको एक वर्चुअल वर्ल्ड में फंसा दिया, वो कभी नेचुरल वर्ल्ड से इंटरेक्शन का नहीं हो, क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जितने भी हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं उनके अनुसार फर्स्ट 7 ईयर्स में बच्चों का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका होता है। करेक्ट। उसके बाद अगर आपकी नींद उस पे टूटेगी, भी सर आज के टाइम पे 2.5 साल के बच्चे को फिर स्कूल भेजना, पहले सब 6 साल या 7 साल का बच्चा स्कूल जाता था, बिल्कुल, फिर उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी डालना, तो सारा सेटअप बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिगाड़ा हुआ है। मेरा एक बेटा है जी, मेरे बेटे को मेरी वाइफ ने, जबकि मेरी वाइफ भी आईपीएस है और मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा बिजी रहती हैं, तब भी मेरी वाइफ ने आज तक मेरे बेटे को, आज तक मेरा बेटा वीडियो नहीं देखा है। आज वो 5.5 साल का होने आ रहा है, 4.5 साल का होने आ रहा है, और उसने आज तक मोबाइल पे वीडियोस नहीं देखे हैं। गाने सुन लेता है कभी कभी, फोन लॉक करके गाने सुन लेता है। जब भी वो खाने बैठता है हम उसे बुक्स देते हैं, वो बुक्स पढ़ता है, उसको देख के खाना खाता है। बुक्स पढ़ते पढ़ते बहुत सारी सुंदर सुंदर बुक्स आती हैं मार्केट में, थोड़ा सा हमें एनर्जी देने की, डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। बुक्स को बहुत कलरफुल बुक्स आती हैं, बहुत मीनिंगफुल बुक्स आती हैं, जहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, जहाँ पे अच्छा ज्ञान है। आप ये छोड़िए, मैं बहुत सारी माएँ बच्चों को चिप्स दे रही हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ये भले सुनने में छोटी चीज़ लगती है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से मेंटल एंड फिजिकल बोथ, यू आर रूइनिंग दिस एंटायर जनरेशन। जितने भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स, ये बच्चों को पालना पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो आई डोंट थिंक यू शुड हैव किड्स। ये एक बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है, लेकिन आज का जो समाज है वो इस चीज़ से जूझ रहा है। आप सारी चीज़ें दे सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन दे सकते हो, आप चिप्स, बट what you have to do is exactly the time and attention. Exactly. नॉट ये आर्टिफिशियल और मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हो गई, बट सर एक पुलिस ऑफिसर का जो एक शेड्यूल होता है वो 24/7 का होता है, तो ऐसे में अपनी लाइफ को बैलेंस करना कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। तो सर जानना चाहूँगी कि मतलब आपका मॉर्निंग रूटीन इन जनरल क्या होता है? आप एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं अपने दिन की, क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट्स द मॉर्निंग रूटीन? मेरा मॉर्निंग रूटीन क्लियर है। मैं सबसे पहले अपनी नींद पूरी करता हूँ। अगर मैं क्योंकि जनरली मैं पुलिस बहुत लेट सोती है, कभी 2:30 बज जाता है, कभी 3 बज जाता है, तो आई इंश्योर कि मैं अपने 7 घंटे की नींद पूरी करूं। कई बार 9:30, कई बार 10 बजे भी मैं उठता हूं। और अगर मैं किसी दिन लेट हो गया, मान लीजिए 10 बजे उठा, तो फिर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला आता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, मान लीजिए जल्दी सो गया, जल्दी उठ गया, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। जिम जाके आता हूँ, मैं अपने फिर ऑफिस आता हूँ। ऑफिस बैठ के 2:30-3 बज जाता है मुझे। इसके बाद मैं 1-2 घंटे अपने लिए रखता हूँ, जो दोपहर का पीरियड है, इसमें या मुझे फील्ड विजिट करनी है तो वो, या फिर कुछ अपने लिए थोड़ा सा समय, सेल्फ टाइम। शाम को हर हाल में मैं अपने शरीर को 1 घंटा देता हूँ। मैं किसी न किसी स्पोर्ट्स में एंगेज रहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। स्पोर्ट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि सर आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, आप कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? मेरा स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। उसके बाद शाम का टाइम फिर हम लोग ऑफिस बैठते हैं, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर रात को, और इसी बीच में जो भी समय रहता है हम अपने फैमिलीज़ को भी देते हैं। दो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन एक चीज़ ये है जो मैं आप सब लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी जॉब हो, मैं IPS हूँ, SSP मेरा काम है, कोई भी काम कर रहा है, उसमें 2 तरह का कंपोनेंट होता है। एक तो होता है ज़रूरी कंपोनेंट, और एक होता है नॉन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। वो बेसिकली आपका ईगो बूस्टर्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक यू शुड फॉल फॉर ईगो बूस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ एन ईगो बूस्टर? मैं IPS हूँ, तो एक तो मेरा काम है क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, दूसरा काम है कि मैं मीडिया में छाया रहूं। मीडिया में छाने के लिए दैट ऑल्सो रिक्वायर्स एफर्ट। एग्जैक्टली। तो वो मेरा एक ईगो बूस्टर हो सकता है। मुझे क्यों मीडिया में छाना है? वाई शुड आई हैव दिस नोशन दैट आई शुड बी कॉल्ड द बेस्ट? और ये प्रॉब्लम आज के युवा, मैंने ये सवाल इसलिए जवाब दिया क्योंकि आज के युवा में ये प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीम है। एवरीवन वांट्स टू बिकम द बेस्ट एंड देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बेस्ट। मैं, जो भी कोई मुझसे क्लेम करता है तो मैं उसे अपना ये बोर्ड दिखाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों लोग और भी आएंगे और जाएंगे। नोबडी रिमेंबर्स एनीवन। जितने भी महानुभाव थे वो भी आए, उन्होंने अपना अच्छा काम किया और गए। उनको इसलिए लोग याद नहीं रखते हैं कि उन्होंने मीडियाबाजी की थी, उनको लोग इसलिए अच्छा याद करते हैं कि उन्होंने अपना अच्छा काम किया था। पक्का कुछ ना कुछ ऐसा किया। और सर सबका कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट रहता है जिसे लोग याद करते हैं कि फलाने साल में फलाने SSP हुआ करते थे अलीगढ़ में। बिल्कुल। तो आपको बेसिकली किसी भी काम में आप अपना ऑनेस्टली अपना काम करें, ना कि उसके साइड नॉइजेज में फंस जाएं। उन साइड नॉइजेज में बहुत टाइम टेकिंग एफर्ट्स लगते हैं
उसके कारण आपका पूरा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। आप लोग कनेक्शंस बनाते रहते हैं, आई डोंट नो कनेक्शंस फॉर व्हाट। आपका जीवन बहुत छोटा है, आनंद लीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। असली वेल्थ ये है, प्लस द जॉब दैट यू डू, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बैलेंस के लिए, कोई भी काम करने के लिए, मीनिंगफुल काम करने के लिए 10 आवर्स इज़ मोर देन एनफ। दिस इज़ व्हाट आई फील। 10 आवर्स तो मोर देन एनफ है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर 8 घंटे भी आप ईमानदारी से, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, चाहे आप पुलिस वाले हैं, अगर आपने 8 घंटे से 10 घंटे ईमानदारी से काम कर लिया तो फिर इट्स मोर देन एनफ फॉर यू। और मुझे लगता है कि मैं वैसे मैनेज करता हूँ। आई थिंक इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, इट वर्क्स फॉर मी। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? क्या आप कुकिंग करना भी पसंद करते हैं? जो खाते हैं वो बनाते भी हैं कभी कभी? मुझे सोचना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कुकिंग करने वक्त जब भी किचन में घुसता हूँ मैं बहुत सोचते ही रहते हैं। मैं आई डोंट थिंक आई लाइक कुकिंग। मुझे खाना पीना, मैं बहुत बड़ा फूडी भी नहीं हूँ, तो मैं ऐसी कोई मेरी इच्छाएं भी नहीं है। वंस इन अ वाइल मैं कुछ, लेकिन जनरली आई एम मोर और लेस डिसिप्लिन इन माई फूड हैबिट्स। So how do you balance your life with your family, work life? डिपेंड करता है। ऐसे मेरी वाइफ भी चूँकि वर्किंग है, तो अगर वो प्रेजेंट रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस वक्त वो प्रेजेंट हो उस वक्त का काम को मैं डिफ़र करके किसी दूसरे टाइम पे कर लूँ जब वो ना हो। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भी एट टाइम्स, अगर वो उसका बहुत मन है किसी चीज़ के लिए, तो मैं अपना काम डिफ़र करके दूसरे टाइम कर लेता हूँ जब वो इंगेज रहता है किसी चीज़ के लिए। तो फैमिली ऑन एंड ऑफ ऐसे ही करना पड़ता है। हमारे प्रोफेशन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन आई थिंक वी आर सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव गॉट, बिकॉज देयर इज़ अ नोशन बिहाइंड आवर हेड ऑल्सो कि ये जो जिम्मेदारी हमें मिली है, ये जिम्मेदारी भी ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है, और वी आर थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो टू गॉड। और हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम लोग एक अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड करें, लेकिन एसएसपी पीरियड में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देयर विल बी टाइम इन फ्यूचर जहाँ वी रियलाइज़ कि पुलिसिंग में क्या, एज वी ग्रो सीनियर थोड़ा सा प्रेशर कम होता जाता है, फील्ड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सर, ऐसी कोई हॉबी है, ऐसा कोई टैलेंट लाइक सिंगिंग और एनीथिंग एल्स जो आप कभी कभी करना पसंद करते हो जब भी आपको टाइम मिलता हो? हाँ, मैं कभी कभी पेंटिंग कर लेता हूँ। पहले तो मैं बहुत करता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही कई सालों के बाद। तो जब से मेरा बच्चा हुआ थोड़ा सा बड़ा, तो मैं देख रहा हूँ उसे भी इंटरेस्ट है, तो वो मेरे लिए एक रीसेट सॉर्ट है। तो मैं भी अब फिर से उसके साथ कभी कभी एट टाइम्स आई ट्राई टू डू दैट। और खेलना कूदना मुझे पसंद है, दैट इज़ माई फर्स्ट पैशन। सो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं, मेरी वाइफ, हम लोग दोनों खेल लेते हैं, टेनिस वगैरह हम लोग खेलते हैं। अच्छा सर, डू यू फील लाइक यू आर लीडिंग अ बिग पुलिस, है ना? आप एज एसएसपी, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस, डू यू रियली फील लाइक आई एम अ गुड लीडर और मैं अपनी टीम को मोटिवेट रखता हूँ? यस, आई फील लाइक दैट। उसके कुछ कारण हैं। मुझे जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर खुद से अपनी बात बोलना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। मुझे ये लगता है कि आई हैव गॉट बैलेंस इन माई पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा बैलेंस है। आई डोंट गेट ओवरबोर्ड विथ एनीथिंग। तो लीडरशिप का मेरे ख्याल से यही रोल भी है। आपको बहुत ओवरबोर्ड किसी चीज़ से नहीं होना है। एक लीडर का काम ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे अपने लोगों से काम ही लें। ये इस चीज़ के लिए आप अगर एक्सट्रीम प्रेशर देंगे अपने फोर्स पे, तो फोर्स एक व्यक्ति विशेष है उसके पीछे, इट्स नॉट मियर नंबर्स। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारा फोर्स, जैसा मैं किसी जूनियर को भी बोल रहा था ये चीज़ है, मुझे लगता है पुलिस फोर्स के पास, पुलिस फोर्स का एक मेन काम होता है फायर फाइटिंग। कोई घटना हुई वहाँ भागना, कोई बात हो गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो वहाँ वो उनका 24/7 जॉब है। इसके अलावा पुलिस के पास एक स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए अपने एसएसपी का। तो जैसे मैं अपने जितने भी फोर्स हैं उनको मैंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है कि शाम को, रात में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो 5 साल अपराधी हैं, उन सबको हम उठवा के लाते हैं, पुलिस लाइन में लाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं उनको क्राइम के प्रति, उनको बैठा के समझाते हैं, पीपीटीज दिखाते हैं, उनके अपने हम लोग भरते हैं, डोजियर्स भरते हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनके थंब प्रिंट्स लेते हैं। तो ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है मेरा, अपार्ट फ्रॉम द फायर फाइटिंग दैट दे डू। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो मेरी पुलिस लगातार करती है, इससे क्राइम प्रिवेंशन में बहुत हेल्प मिलती है। अगर अपराधी बार बार उठ के आता है तो वो दोबारा क्राइम नहीं करता है। और मैं उसके बाद कहता हूँ, अगर इन दोनों काम का अगर फुलफिल कर रखा है पुलिस ने,
आई डोंट थिंक दैट पुलिस शुड बी इंगेज इनटू एनी अदर थिंग। उनको रेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए, बिकॉज आई नो फॉर श्योर पुलिस के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक ना खाना नहीं मिलता है। और आपको लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा अपने करियर में 11 सालों में कम से कम 4 बार हुआ है कि 3 दिन तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया और 3 दिन तक हम लोग नहीं सोए हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको बोल के नहीं आती है, कोई ऐसी घटना अकस्मात ऐसी हो जाएगी जहां आपको लगभग 3 दिन 2 दिन 4 दिन इंगेज रहना पड़ेगा। वैसी दशा में फिर आपके पास अपनी एनर्जी रिजर्व में होनी चाहिए ताकि आप कुछ कर सकें, ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट कर सकें, ताकि आप उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकें। थोड़ा सा इसलिए कहा जाता है, एक कहावत भी है पुलिस में, पुरानी कहावत है, जब खाने मिले खा लो, जब सोने मिले सो लो, तुम्हें पता नहीं है अगली नींद अगला खाना कब मिलेगा। राइट। अच्छा सर, एक दिन का ब्रेक मिले आपको अपने डेली रूटीन से, तो क्या करना पसंद करेंगे आप? कैसे दिन निकालेंगे अपना? हाँ, मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बाकी लोग सोचते हैं हम घूमेंगे फिरेंगे, हम लोग सोचते हैं एक दिन मिलेगा हम रिलैक्स करेंगे। ओके। ऐसा होता है, जैसे हमारा संडे भी, और ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो भी संडे कुछ ना कुछ आ जाता है। और मोस्टली संडे चूँकि पब्लिक फ्री रहती है तो उनको लगता है कि हम भी फ्री ही हैं, तो पब्लिक फिर हमें संडे को एंगेज करने लग जाती है। फिर बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी जो हैं वो लोग संडे को थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री करते हैं तो वो भी हम लोग एंगेज कर लेते हैं। तो एक दिन अगर हमें मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें। वो जो एक बैकलॉग नींद का है, एक बैकलॉग शांति का है। कुछ लोग अपने लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, हम अपने लाइफ में पीस ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है एडवेंचर से भरी होती है। एडवेंचर से भरी रहती है। हम 24/7 कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं जो आम आदमी के लिए एक्साइटमेंट है, हमारे लिए एक रूटीन जॉब है। करेक्ट। अच्छा सर, आप कई लोगों को एडमायर करते होंगे, लाइक आप कई लोगों के रोल मॉडल होंगे। आपकी लाइफ में आपका कोई रोल मॉडल, इसकी कोई बात आप हमें बताना चाहते हो? मेरे लाइफ में 2-4 रोल मॉडल्स हैं। सबसे पहला मेरे जो सबसे बचपन का रोल मॉडल है वो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और उनके डीड्स के बारे में पढ़ के स्वतः आदमी का जो है सर झुक जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे गांव से आया जिसके पास चप्पल नहीं था, उस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज़ अचीव की जो शायद आज तक कोई साइंटिस्ट इंडिया में अचीव नहीं कर पाया। उन्होंने इस देश को कितने मायनों में सेल्फ सफिशिएंट बनाया, कितना पावरफुल बनाया। मैं उस व्यक्ति को हर लिहाज से, उनके हर एस्पेक्ट को एडमायर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुलिस विभाग में हम लोग 2-3 ऑफिसर्स हैं जिनको एडमायर करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि पर से इट्स नॉट अ गुड थिंग टू रिवील नेम्स, लेकिन पुलिस विभाग है हमारा, एडमायर करते हैं। मैं अपने फैमिलीज़ में कुछ लोग हैं, मेरी वाइफ हैं, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मुझे एक ही व्यक्ति का सारी चीज़ें अच्छी जनरली नहीं लगती है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको लिया जा सकता है। तो मेरा थोड़ा सा अप्रोच ये रहता है हम सबसे कुछ ना कुछ सीखें। और हर व्यक्ति विशेष में, ये एक कहावत बहुत पुरानी है लेकिन अगर आदमी इसका मनन करे तो उसको रियलाइज़ होगा कि हर व्यक्ति विशेष में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिनको एडमायर किया जाना चाहिए। और स्पेशली मेरे ख्याल से आदमी वो चीज़ एडमायर करता है जो व्यक्ति में खुद नहीं है। जैसे ये मैं अपने किसी दोस्त को कह रहा था कि मैं कभी कभी ऐसे ऑफिसर्स को एडमायर करता हूँ जो थोड़े शांत रहते हैं। मैं थोड़ा सा क्या है, गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ। तो मैं ऐसे अफसर्स जो कि बहुत कूल रहते हैं, मैं उनको एडमायर करता हूँ। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लोगों के जिनको मैं एडमायर करता हूँ। यस, देयर आर रोल मॉडल्स इन माय लाइफ, लेकिन एक पर्सन अगर आप कहेंगे तो APJ अब्दुल कलाम। वेल सर का बहुत टाइम ले लिया हम लोगों ने और बातें भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, बट सर लेट्स कंक्लूड दिस इंटरव्यू, दिस कॉन्वर्सेशन। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यूथ को ये बात कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। देखिए, जो आज का यूथ है वो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट है और ये चीज़ मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ। जो पोटेंशियल है आप लोगों का, जो आप लोगों की कैपेसिटीज़ हैं, वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। जब हम लोग अपने यूथ्स में थे, जिस तरह के हम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग्स थी लाइफ के बारे में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स थी अपने बारे में, वो बहुत डिफरेंट है आज के यूथ में। जिस तरह का कॉन्फिडेंस आज के यूथ में मैं देखता हूँ, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड। और मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपके एनर्जीज़ है, जो आपके एक्स्ट्रा एनर्जीज़ हैं, उसको आप चैनलाइज कीजिए किसी पॉजिटिव चीज़ में। मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट,
ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डूम भी हो सकता है। आप उसको उसी एस्पेक्ट में यूज़ कीजिए जो आपके लाइफ को आगे बढ़ाए, आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाए, एक नेशन को नेशन बिल्डिंग की तरफ ले जाए, ना कि आपके ऊपर। जैसे हम एक बहुत ही यंग नेशन है, हमारा 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है 30 ईयर्स और बिलो है। ये जो इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं हमारे अपनी भाषा में, गवर्नमेंट्स की भाषा में। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति जो हाथ हमारे पास एक्स्ट्रा हाथ वो काम करे, ना कि क्राइम करें, ना कि कोई ऐसा गलत कार्य करें जो समाज के ऊपर बोझ, आप बोझ ना बने इस समाज के ऊपर, इस समाज को सही दिशा दिखाएं। आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ है कि हमारी पूरी जनरेशन मिलकर के आपके बराबरी नहीं कर सकती है। और आई कैन से इट अगेन विद कन्विक्शन कि आप अपनी इस ब्रिलियंस को अगर और लगा रहे हैं, आप देखिए जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह से हमारे देश में बहुत ह्यूज इनोवेशंस हो रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, ये आज की यंग जनरेशन ही कर रही है। एंड आई एम वेरी होपफुल विद दिस यंग जनरेशन कि आने वाले समय में वो हम लोग को सही आयाम पे, बस आप लोग को, जो भी लोग जिनको लगता है बार बार मन में एक दुविधा उठती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये तो बड़े बड़े लोगों की चीज़ें हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़िए, खूब पढ़िए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ गरीब कमज़ोर को इतना बड़ा हथियार मिला है, जहाँ एक व्यक्ति रंग से उठ के राजा बनते उसे देर नहीं लगती है। शिक्षा को अपना हथियार बनाइए। जितने लोग समाज में बहुत बड़े बने, वो कोई उनको अपने पैसे से नहीं जानता है। आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जो अपने पैसे के नाम पे जाने जाते हैं। लोग अपने गुण के नाम पे, अपनी शिक्षा के नाम पे, अपने कंट्रीब्यूशंस के नाम पे, जो वो लोगों दूसरों को दे के गए उनके नाम पे जाने जाते हैं। देने वाला बनिए, लेने वाला मत बनिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड विद अस। तो मैं भी बस यही बात कहना चाहूँगी कि जो मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट के एंड में बोलती हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात करिए, ड्यूटीज़ की भी बात करिए, सिर्फ राइट्स की बात मत करिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।